वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 20 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं, सेंट्रल के हो या स्टेट के हो, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आई इसके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर भी देने का प्रयास कीजिए। युक्ति आई इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर बहुत से ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को शेयर किया जा सकता है और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से टेस्ट सीरीज है, उसका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। जरूर जाके विजिट कीजिए, देखिए। अब देखिए आज के प्रश्न, आज का जो पेपर है आप लोग के लिए, आज के पेपर में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को ये जानने को मिलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो लगातार आप लोगों को जो 1 घंटे का वीडियो रहता है, आज आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। तो आज के पेपर में आप लोग को देख रहे होंगे जो आपके परीक्षा उपयोगी चीज़ें नहीं है, जैसे 2024 में विपक्ष में साझा उम्मीदवार नहीं है, तो ये आपको प्रश्न में कभी पूछेगा नहीं। हरियाणा के सीएम ने किया दावा कांग्रेस में, ये सब प्रश्न आपको कभी नहीं पूछेगा, पॉलिटिकल व्यू है। शिवसेना जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, याद होगा, हाल ही में बहुत विवाद चल रहा है इस पर, जो चीज़ें दी गई हैं उसको लेकर दावा किया गया है क्या कि जो चुनाव चिन्ह देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, जो राउत शिवसेना के आपको उद्धव ठाकरे के जो गुट के नेता भी हैं, संजय कुमार राउत ने इनके द्वारा लगाया गया है। तो 2-3 चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ से कभी प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू चल रहा है और इसी बीच में इस साल का न्यूज़ है, तो वहाँ पर 2-3 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्या किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता को या नेता को इस सीमा तक जाने की इजाज़त है जहाँ पर न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा निर्णय लिया गया है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का इस हद तक कि बोला जा रहा है 2000 करोड़ रुपये का सौदा किया गया है। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है उस पर आप सवालिया निशान नहीं लगा रहे, उसके अस्तित्व पर, उसके कार्यकरण पर, उसके कार्यशैली पर प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा, चुनाव आयोग ने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है, जो निर्णय लिया, जिस प्रकार से निर्णय लिया, तो उसके इन सभी चीज़ों पहलुओं पर आप सवालिया निशान कर रहे हैं। या तो आपके पास पूरा पुख्ता सबूत होगा, नहीं तो आप इन सब चीज़ों को है ना लेकर क्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक जो मान्यताओं के संदर्भ में जो संस्थाओं का भूमिका है उसको है ना धूमिल कर रहे हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ देखने को वाली बात है कि एक ट्विटर पर आकर चीज़ें आप बोल रहे हैं, तो क्या ट्विटर एकमात्र जरिया बन गया है लोगों से कनेक्ट होने का? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तो लिखित लिख के भेजिए आप सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को, उसके लिए साक्ष्य छाप दीजिए, जो भी आपके पास साक्ष्य उपलब्ध है, अगर ऐसा किया गया है या सुप्रीम कोर्ट, या तो कहने का अर्थ यही कहा जा रहा है ना 2000 करोड़ रुपये का सौदा हुआ, तो कौन सौदा कर सकता है? 3 ही पार्टी थी ना, 3 ही पार्ट यहाँ पर है। एक तो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले में, दूसरा पार्ट इलेक्शन कमीशन है और तीसरा पार्ट है आपको जो संगठन है, यही ना है। तो इन्हीं तीनों के बीच में सौदा हुआ होगा ना, तो कहने का मतलब संगठन के साथ सौदा हो रहा, तो चलिए समझा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार के लेन देन करती हैं क्योंकि वह समान रूप से देखी जाती है। पर ये लेन देन भी होना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं गलत है। पर ये दो संस्थाओं के संदर्भ आप सवालिया निशान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप पर उस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने की क्या सीमा होनी चाहिए, ये भी एक सोचने वाली और समझने वाली प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 2-3 चीजें हैं। आपको याद होगा मैं कुछ दिन पहले, आपको 1-2 महीने पहले ही इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित चीज़ों को बताया था, जहाँ पर कोई भी आकर सुप्रीम कोर्ट में या तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट पर या हाई कोर्ट पर उसके निर्णय के संदर्भ में कुछ भी बातें बोल सकता था, ट्विटर और फेसबुक पर आकर बोल सकता है, या ट्विटर पर किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जब तक हम नज़ीर पेश करने वाली सजाएं का प्रावधान नहीं करेंगे ना हर संस्थाओं में, तब तक इस प्रकार की मौलिक कर्तव्य वाली कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होगा। अब मान लीजिए राव जी के द्वारा ये बातें बोली जा रही है, अगर ये प्रूव नहीं करते हैं तो संस्थाओं को चाहिए कि इन पर आजीवन प्रतिबंध लगाए, ताकि इस प्रकार के बड़बोलेपन वाले जो कॉन्सेप्ट है, देखिए हो सकता है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर सही है तो चलिए सही है, सही है तो सारे चीज़ों को आपको प्रशासनिक तंत्र को यहाँ पर
लाना होगा कोर्ट में। पर जब ये गलत हो जाएगा, मान लीजिए प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो इनके लिए सब अवसर दीजिए प्रूव करने के लिए, सारे संस्थाओं के साथ, जिससे ये चाहते हैं इनको दीजिए। अगर नहीं होता तो ऐसे नेताओं पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक जो है ना कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जैसे आपको आजम खान, आपका नाम सुने होंगे, यूपी में आजम खान, उनकी बातों व्यवहार से आपको समझ में आता होगा। वो प्रशासन को डायरेक्ट चैलेंज करते थे ना कि आप 5 मिनट के लिए उसके, फिर आप हैदराबाद के एक जो वर्तमान में सांसद उनके भाई जी कि पुलिस हटा लो तो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। इसका मतलब प्रशासन और शासन अभी शासन को क्या करे, प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। देखिए नौकरशाही है ना, कितनी भी बुरी हो, कितनी भी बुरी, ये आवश्यक बुराई है, ये ध्यान रखे चलिएगा। यह फ्रांस से लेकर प्रारंभ होता है, जो वर्तमान में विश्व के सभी देशों के लिए कितनी भी इसमें नेगेटिव बात हो, यह हमारे शासन अभिशासन का क्या आधार स्तंभ है। अगर ये नहीं रहेगा तो किस संस्था के आधार पर आप काम करवाइएगा, किस संस्था से? आपके पास रूल बनाने का शक्ति है, रूल के संदर्भ में कुछ विधि विधान के संदर्भ में व्याख्या करने की शक्ति है, उसको जमीनी हक जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तो एक संस्था, ऐसी नौकरशाही जैसी संस्था का विकल्प होना चाहिए आपके पास। तो इस संस्था को आवश्यक बुराई के तौर पर भी देखा जाता है, पर यह बहुत जरूरी है। जैसे आपके शरीर में पित्त होता है ना, पित्त का नाम सुने होंगे आप लोग। ये कहीं ना कहीं इसको डाइट आप इसका सेवन करिएगा तो आप में विषाक्त हो जाएगा शरीर, पर इसका नॉर्मल कुछ कुछ पार्ट अगर शरीर में आता है तो वो फिल्टर का काम करता है ना, आप इसके बारे में सुनते होंगे। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है कि हम संस्थाओं को किस रूप से देखते हैं। तो देखने के लिए यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप पहले पुख्ता सबूत दीजिए, उसके लिए ऑथराइज्ड जो भी आपको सबूत है आपके पास वो सबमिट कीजिए। अगर नहीं करते तो ऐसे व्यक्ति विशेष को सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो हेट स्पीच संबंधित जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है वो कहीं ना कहीं आपको क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये जो भी नेतागण है, जो भी राजनीतिक पार्टी, उनको तो और भी इस पर आपको है ना चीज़ों को दबी नापी तौली बातों को करनी चाहिए। क्योंकि देखिए होता है क्या, दौर ये चल रहा है ना, दौर ये चल रहा है, आपके फेवर में अगर कोई निर्णय नहीं आया तो संस्था ही गलत है डायरेक्ट। जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है तो मान लीजिए जहाँ पर भाजपा जीतती है तो डायरेक्ट बोला जाता है वोट क्या कहते हैं, वोटिंग मशीन को हैक कर लिया गया। और जहाँ कांग्रेस जीतेगी वहां बोले लोकतांत्रिक जीत है, या अन्य पार्टियां जीतेंगी जहां लोकतांत्रिक जीत है। तो यहाँ पर जो वर्तमान कॉन्सेप्ट चल रहा है ना वो बहुत घातक है। आने वाले समय में लोगों के लिए है ना राजनीतिक जो संगठन के साथ साथ जो और भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में जो विश्वास की काम धारणा होनी चाहिए होगी, वो कहीं ना कहीं धूमिल होगा। इन सभी घटनाओं के एक एक घटना को जोड़ दिया जाए, एक समय ऐसा आएगा तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगा। इसी को ध्यान में रखते इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में, जानते होंगे आप लोगों को, एक जो वोटिंग मशीन मंगाई थी, याद है, जिस पर प्रवासी लोग भी जाके अपना जो राज्य का प्रवासी है जो कहीं और राज्य में जाके काम करे वो दे सकते इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे, उसके लिए बुलाया गया था, तो वहाँ भी बातें की गई थी। तो ये सब चीज़ें ना आप लोगों को याद रखना है, केस स्टडी के तौर पे इन सब चीज़ों को याद रखना है, हर घटना को याद रखना, उसको ऐड कर लेना। बाकी चीज़ें हेट स्पीच के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, शिवसेना विवाद क्या है इसके संदर्भ में बात किया जा चुका है, राजनीतिक पार्टियां किस रूप से राजनीतिक संगठन बनाती है, उसका चिन्ह कैसे होता है, चुनाव आयोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, चुनाव राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में कौन कौन से जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं और भी अधिकार जो दिए जाते हैं, सभी पर चर्चा आपको लास्ट वीडियो के की पॉइंट में कवर किया जा चुका है। पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप लोगों को प्रीवियस चीज़ों को देख के कवर कर लेना है। साथ ही याद रखना है, कुछ क्वेश्चन का उत्तर देना है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है, ये 2 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या ऐप पर आप कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है या तो दैनिक जागरण का ग्रुप बना हुआ, वहां शेयर कर सकते हैं। चलिए, और हाँ, लास्ट मंथ का जो है, लास्ट मंथ का जो पीडीएफ है, लास्ट मंथ जो भी एनालिसिस कराया गया है, न्यूज एनालिसिस, उसका जो भी की नोट्स आप लोगों ने बनाया है उसका पीडीएफ बना के ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर करेंगे। सभी लोग करेंगे जो भी न्यूज़ सुनते हैं, यह अनिवार्य प्रवृत्ति का है। जो लोग नहीं करेंगे उनके पास
आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। क्या है, अनिवार्य प्रकृति की, मस्ट है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक ना। इसलिए लास्ट वीक का जो पिछले सप्ताह का जो न्यूज एनालिसिस किया गया, जो भी न्यूज एनालिसिस हुआ होगा उसका की नोट जो आप लोग बनाते हैं उसको शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए अब एक अच्छा न्यूज है, ये भी है, आपको याद रखनी चाहिए। आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही शुरू हो जाएगी आधार बनाने की प्रक्रिया। अर्थात यह देखा जाता था, दिल्ली नगर निगम कर रहा है तैयारी, अप्रैल से मिल सकती है सेवा। ये देखिए, आधार कार्ड के साथ जुड़कर किसी योजनाओं को है ना मॉनिटरिंग करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह वन क्लिक के साथ सारी जानकारियां प्रोवाइड करा दिया कर देता है। तो वन क्लिक के साथ चीज़ों को अगर हम एक साथ सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं तो जो होता है ना कि जो आपको भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार के लिए बहुत सी चीज़ें जो तत्काल रूप से जानी जाती है भ्रष्टाचार के अन्य रूप में, वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा रुक जाता है। ये सब कैसे होगा, क्यों आधार में ये जरूरी है? देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप भारत के बिहार में हैं, आप महाराष्ट्र में जाके रह रहे हैं, या कर्नाटका क्षेत्र में रह रहे हैं, यूपी के हैं, आप यहाँ रह रहे हैं। अब कोई दंपत्ति ऐसा है कि बिहार, यूपी, एमपी कहीं का भी है, या कर्नाटक का ही मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जाके वो जॉब कर रहा है। तो दंपत्ति का होता है क्या कि यहाँ जन्म ले रहा है, पर वो फर्जीवाड़ा ये करता है कि उम्र सीमा बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए 2023 में है, जन्म किसी बच्चे का हुआ, तो 23 से 18 साल आते आते उसकी उम्र हो जाएगी जो एजुकेशन के लिए। तो इसको उम्र सीमा बचाने के लिए क्या करता है लोग कि 1-2 साल बाद जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाता है। इससे होता है क्या, जन्म प्रमाण पत्र बनवाता है। इससे होता है क्या, बच्चे का उम्र सीमा घट जाता है। और जो मान लीजिए 18 वर्ष के बच्चे को एजुकेशन देना है, तो अब यहाँ पर फाइट कौन कर रहा है, 21 से 22 साल के, यानी 2-3 साल का जो अंतर होता है वो फाइट कर रहा है। तो यहाँ पर समानता भी नहीं रहता है बच्चों में। मान लीजिए जिसे मैट्रिक देना है, मान लीजिए मैट्रिक जो 18 साल में मान लीजिए हम दे रहे हैं, तो 18 साल के रेशियो में लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि समानता का भी जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। जो बच्चा 18 साल का, जो बच्चा 21-22 साल का, कुछ ना कुछ तो स्तर होगा बौद्धिकता में ना। ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब चीजें आपको फर्जीवाड़ा रोकने के लिए क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र के साथ अब क्या करेगा कि आधार को लिंक कर दिया जाए। एक आधार बनेगा जो पेरेंट के नाम से होगा, बाद में पेरेंट को बायोमेट्रिक अपडेट करा देगा, वो अपडेट हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जैसे ही मान लीजिए आप देश के किसी कोने में रहिए, आप नॉर्थ ईस्ट में रहिए, उत्तर में रहिए, पश्चिम में रहिए या दक्षिण में, कहीं भी रहिए, आप जन्म जैसे लेते हैं आधार कार्ड से प्रमाण पत्र बनेगा, उसको आधार से लिंक करा दिया जाएगा। तो होगा क्या, आप उसके बाद जो वर्तमान में जो बच्चों का जो उम्र सीमा है उसके बाद उसको अपडेट करा देना है 18 साल के बाद। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख के चीज़ों को करना है। तो यहाँ पर ये केस स्टडी के तौर पर या एग्जाम्पल के तौर पर भी इसे यूज कर सकते। तो 2-3 क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। आधार कार्ड योजना क्या है? एक, यह कब लॉन्च किया गया है, कब लाया गया है? वर्तमान में आधार कार्ड से संबंधित जो अथॉरिटी है उसके निदेशक कौन है? और एक क्वेश्चन और, आधार कार्ड के सकारात्मक और नकारात्मक है ना प्रभाव का आप लिस्ट बना के, मान लीजिए 10 कम से कम पॉइंट पॉजिटिव के और 10 पॉइंट नेगेटिव के आपको लिखकर शेयर कर देना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए आज न्यूज में कुछ है नहीं, देखिए ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए एनालिसिस फटाफट हो जाएगा। लोकतंत्र की सच्ची ताकत का प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया है। तो ये जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, जिसके प्रधानमंत्री के अंडर ये विभाग होता है, तो ध्यान रखिएगा कर्मचारियों के परंपरागत जो कुरीतियों को तोड़ने और राष्ट्र निर्माण के लिए मानवीयता के साथ शिकायतों का निवारण करने का आह्वान किया गया, या बातें की गई हैं कि आप है ना किसी भी शिकायत को क्या करना है, मानवीय आधार पर उसका आकलन करना, उसका समाधान ढूंढना है। तो ये क्यों ऐसे बोला गया है, ऐसी बातें क्यों की गई, ध्यान रखिएगा 2-3 चीजें। नौकरशाही है ना, नौकरशाही, आप एक स्टूडेंट एस्पिरेंट है, ठीक ना, जब आपका चयन होगा ना, एक नौकरशाही वर्ग में आप कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे एलिट क्लास बोला समझा जाता है। आप कभी भी उसके बाद
अपने वर्क से बाहर जाके कार्य करने के लिए अभी प्रेरित नहीं होंगे। अर्थात जब भी होगा आईएएस आईपीएस और उनमें उनमें भी अलग अलग वर्ग जन्म ले लेता है। तो क्या होता है कि धरातल वे पर जब आप जाते हैं तो वर्ग विशेष की भावनाएं आप में समाहित हो जाती है। तो क्या ट्रेंड होता है नौकरशाही का। तो नौकरशाही किसी समस्याओं को है ना और किस रूप से देखता है, आपको सरकारी कामकाज के रूप से देखता है, जिसमें कागजों पर जो लिखा है उसी के आधार पर, अब मौलिक आधार पर कितना भी समस्या क्यों नहीं हो, कागजी आधार पर समस्याएं जो है उसी का निराकरण करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं, तो आपके पास किसी का जॉब लेटर है, मान लीजिए वो मांगा है, आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है या यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है या किसी पीसीएस में सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको ये बना के ले जाना होता है। तो देखिए आपके पास क्या एक सर्टेन टाइम है, 7 से 10 दिन 14 दिन आपको बनाने में समय लगता है, पर आपको इमरजेंसी वर्क है ये, आप किसी कारण से भेजे नहीं हुआ, किसी कारण रिजेक्ट हो गया, अब मान लीजिए आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है, तो हमारे सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि 5 दिनों में इस चीज़ों को है ना प्री मॉडरेट करके चीज़ों को कवर किया जा सके। जैसे और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं इससे कि बहुत से जगह है ना आपको गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए बहुत से डॉक्यूमेंट के लिए। तो वहां पर देखिए मान लीजिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब इसको लेकर जब हम काम करने जाते हैं तो कोई प्रमाण पत्र हमें चाहिए, गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए प्लस प्रमाण पत्र कुछ चाहिए। तो मान लीजिए कोई छुट्टी में गया है, कोई अफसर गया है, मान लीजिए आपका डीएम छुट्टी में कहीं गए हुए, तो उसके लिए एक ऑथराइज्ड अफसर होता है। तो ध्यान रखिएगा जाति प्रमाण पत्र या इस प्रकार के जो प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र जो आपको डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं और एसडीएम ऑफिस से बनते हैं, वो है ना आपको तत्काल उससे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जारी नहीं करेंगे जब तक ये सक्षम पदाधिकारी नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे का जो तत्काल उससे जो जरूरतें हैं वो पूर्ति नहीं होगा और उसको आने वाले समय में दिक्कत होगा। तो ये समस्या क्या होता है, मौलिक अधिकार पर समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे या बच्ची जो भी स्टूडेंट इससे रिलेटेड होंगे, जो इफेक्ट होंगे, उसका मानवीय आधार पर बस केवल मात्र सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिलने के कारण क्या होता है, आपको ये वो अगला स्टेप काम नहीं कर पाती। इसी तरह बहुत सी चीजें, जैसे अब इंदिरा आवास आप योजना बना रहे हैं, दिया जा रहा है इंदिरा आवास, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा आवास में हम मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं। अब एक्चुअल गरीब जो है, जो गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है, जो रास्ते में मांगते हैं, किसी पर खाना खाते हैं लेकर एक दूसरे से भीख मांग के, अब उनको मिलना चाहिए क्या? उनको मिलना चाहिए जो बुलेट से चल रहे हैं, पल्सर से गाड़ियों से चल रहे हैं, ये धरातल पर हकीकत है, उनको इंदिरा आवास मिलता है। तो इस प्रकार से मानवीय आधार पर आपको जानकारियां इकट्ठा करना होगा। केवल किताबों में ये सब चीजें है ना, जो और भी तथ्य है भ्रष्टाचार के और भी स्तर देखने को मिलता है, उसको कम करने की बात इनके द्वारा की गई है और ये जरूरी भी है, इस पर लगातार बात होता भी है। देखिए श्रृंगाल जो हर्षवर्धन श्रृंगाल है सचिव जी, वो भी बात करते हैं कि सेवकों को लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया। मालदीव और जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समापन सत्र में संबोधित कर रहे थे, इनके द्वारा किया जा रहा था। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न आपसे पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है, कार्मिक और पेंशन विभाग द्वारा हाल ही में किस देश के संदर्भ में अधिकारियों को नेतृत्व दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए श्रृंगाल जी है, हर्षवर्धन श्रृंगाल जी हैं, जो G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक भी हैं, तो आपको इनका पीटी फैक्ट याद रखना। इस प्रकार से पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए मध्यस्थता में मददगार बन सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इस बार इसको अच्छे तरीके से करके रखिएगा, मेंस में जरूर पूछेगा, क्योंकि ई कोर्ट की बात की गई है, ई प्रशासन की बात की गई है न्यायपालिका में, तो जब भी नए कॉन्सेप्ट न्यायपालिका में आते हैं वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो AI के बदलते स्वरूप में न्यायिक व्यवस्था की चर्चा हो रही है, उसमें आपको संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। वो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हो, आप बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, MP हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। शर्त यह रखना है, आपको ध्यान ये रखना, अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट से जो नए सुधार हुए ना, उसको भी ऐड कर लेना है।
और इस पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। आप जैसे ई कोर्ट के बारे में कैसे लोग बदला कोविड के दौरान में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया हुआ कोविड जब आया था, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समुदाय वर्चुअल सिस्टम पर आ गया था, तो वैसे ही भारत में बदलाव के स्तर देखने को मिला था। तो 2-3 क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। पहला हाई कोर्ट कौन है जो ई कोर्ट व्यवस्था को लागू किया था, अर्थात जो भी सुनवाई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना शुरू किया हुआ है। आप जिस स्टेट के हैं, मान लीजिए यूपी के हैं तो यूपी हाई कोर्ट ने कब इसको अपनाया था, बिहार के हैं तो बिहार हाई कोर्ट के द्वारा कब अपनाया गया था, इसी तरह एमपी के हैं तो सारे स्टेट वाले क्या करना, इस डेट को याद रखना है, ताकि है ना आप कवर कर सके आंसर राइटिंग में, या तो फिर उसको बताया जा सके पीटी फैक्ट के तौर पर। अब ध्यान रखिएगा, भारत में इस विवाद को लेकर हाल 145 दिन लगते थे पहले, अब है विवाद समाधान के लिए दावा मूल्य जो है 31% प्रक्रिया के दौरान खर्च किया जाता था। ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग उद्देश्य के हासिल करने के लिए न्यायपालिका का सहयोग किया जाना आवश्यक है। ऐसी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में मददगार हो सकती है, हेल्प किया जा सकता है, क्योंकि त्वरित न्याय प्राप्त करने में, फाइलिंग करने में बहुत सी चीज़ें आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा। एक क्लिक बटन से सारी चीज़ जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो वैसे ही आपको ये सब चीज़ें अपडेट रखना है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। देखिए केस स्टडी, इससे याद रखिएगा, जो भी पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं समाज के सरोकार को लेकर, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए मुरादाबाद यूपी के ये है, जिनको हुनर बांटकर नई पीढ़ी को दिखा रहे आत्मनिर्भरता का राह, तो उसमें क्या क्या किए यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट, ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कीजिएगा। यूपीएससी स्टूडेंट हो या स्टेट पीसीएस को भी, देखिए केस स्टडी क्या देता है कि इससे क्या बदलाव आए हैं। तो कभी भी मान लीजिए ये प्रश्न पूछे कौशल विकास के संदर्भ में, तो क्या करना है, इनका उदाहरण आप दे सकते हैं कि किसी खास विशेष में अगर कौशल आप लेते हैं, विकास करते हैं, उसका क्या होगा कि आपका है ना डिमांड हमेशा हर जगह होगा। तो देखिए क्या कि पीएम की सलाह पर युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास के लिए मुरादाबाद के शिल्प गुरु दिल शाह ने काम करना शुरू किया है। तो क्या काम करते हैं ये भी आप लोग को याद रखना है। अब G7 सम्मेलन पहुंचा है नकाशी वाला कलश। देखिए अब नकाशी वाला कलश जो है आपको G7 के सम्मेलनों में इसके बाद देखने को मिलेगा। और पीतल नगरी के नाम से पहचान बना चुके मुरादाबाद जो है वो अब क्या होगा, चर्चा अंतर्राष्ट्रीय रूप से होगा। तो क्या होगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय रूप से डिमांड इस कलश की बढ़ेगी, क्योंकि सारे मीडियाओं का सारे का क्या होगा G7 में नजर रहेगा। तो जो भी होगा डिमांड अंतर्राष्ट्रीय रूप से बढ़ेगी। तो ये केवल एकमात्र उद्देश्य पूर्ति नहीं होता है कि सम्मेलन को पूरा कर देना, उसके जो भी एग्रीमेंट है उस पर काम करना है। इससे सारे है ना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र प्रभावित होता है, हमारा समाज प्रभावित होता है। इसको ध्यान रखना, कोई भी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगर किसी देश में होता है, क्योंकि पूरा विश्व का मीडिया वहाँ रहेगा ना। तो मान लीजिए आप बिहार में है, लिट्टी चोखा उसको प्रमोट करते हैं, तो विश्व में लिट्टी चोखे का डिमांड बढ़ेगा। हाँ भाई ये क्या है जो G7 में आपको ये खाया गया है, तो लोग है ना इसको डिमांड करेंगे। तो डिमांड करेंगे तो सप्लाई फूड जो होगा, सप्लाई चेन होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, तो लोग इसको सप्लाई करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए यूपी का टेराकोटा बहुत प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा को लेकर डिमांड बढ़ेगा अगर G7 का सम्मेलन सभी को, जैसे इंडोनेशिया में याद है, इंडोनेशिया में पीएम के द्वारा G7 के बैठक में लोगों को शॉल दिया गया था, याद है, शॉल दिया गया था। तो शॉल का संबंध में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, डिमांड बढ़ता। तो ये आपको ध्यान रखना, हर चीज का यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से लेते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर जानकारी केस स्टडी तौर पर आपको ये सब चीजों को यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम रॉकेट मिशन लॉन्च हो गया है। इसे याद है, अंडरलाइन करना में यहाँ रह गया, मिस हो गया है। तो क्या करना आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम मिशन है। तो सबसे पहले याद रखना ये क्या है, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, पहले भी चर्चा की गई, जिसके तहत तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु के चेंगमपट्टू जिले में जो पट्टी पोलम गांव है, रविवार को सुबह करीब 8 बजे क्या किया गया, 150 उपग्रहों के साथ रॉकेट को लॉन्च किया गया। सोच के देखिएगा, 150 उपग्रहों के साथ इन उपग्रह छात्रों के अंतरिक्ष विशेषज्ञ की टीम गई है। देखिए 100 से अधिक सरकारी स्कूलों, 5000 छात्रों का योगदान इसमें मिला गया है। तो ये सब चीजें आप लोग को क्या करना है, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कभी भी भारतीय मिशन की चर्चा होगी ना, मिशन की चर्चा होगी, उससे लोगों की भागीदारी कैसे बढ़े, तो इसी सब का एग्जाम्पल आपको देना है कि लोगों का भागीदारी कैसे बढ़ रहा है। लगातार लोग
जो इस प्रकार साइंस टेक के जो पार्ट है उसमें योगदान बढ़ा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। पहले रॉकेट लॉन्च होता था, कोई नहीं जाते थे उसके गैलेरी में देखने, अब है बहुत से एडवांस बुकिंग होता है, तो लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारा देश किस तरह, हमारा इसरो किस प्रकार से काम कर रहा है, या हमारे जो संस्थाएं हैं कैसे काम कर रही है। इसके लिए याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद मून लैंडर ने परीक्षण का साबित किया अंतरिक्ष में नहीं होगी दिक्कत। ये सब चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भारतीय इसरो का महत्वपूर्ण कामयाबी मिला है। चंद्रयान 3 मून लैंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेसिटी है परीक्षण साबित किया है, अर्थात कहने का मतलब जो इम्पैक्ट है उसकी जांच करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया है। ये सब जानकारी आपको रखनी है, ठीक ना। चलिए, क्योंकि देखिए ये सब डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट प्रश्न ही पूछा जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा जानकारी आप लोग रख लीजिएगा। अगर जानकारी क्या रखना है कि अलग अलग समय में हुआ है प्रादुर्भाव सभी धर्मों का, तो सनातन धर्म की बात की गई है, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म का, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, सभी की चर्चा यहाँ की गई है। तो आपको प्रश्न यहाँ कहाँ से पूछा जाता है, आप लोगों को एशियन हिस्ट्री में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा जानकारी रखना है किस संदर्भ में किस कौन सी बातें की गई है। तो यहाँ पर बहुत से प्रमाण आपको दिए जाएंगे, तो आपको उन सब की जानकारी आपको देख लेना है। जैसे आपको देखिए 24वें तीर्थंकर जो भगवान महावीर थे, ये सब प्रश्न पीटी में पूछा जाता है ना, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सभी जगह ये सब प्रश्न पूछा जाता है। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये कुछ एडवांस नहीं है, कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं, बस जो चीज़ें पहले आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी को एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि स्पष्ट तौर पर चीज़ें समझ सके। जैसे यहूदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कब आया, जो अलग अलग समय में प्रादुर्भाव हुआ, जो अलग अलग पंथों धर्मों का जो कॉन्सेप्ट आया है उसे याद रखिएगा। कुछ पंथ एकस्वरवाद है, कुछ पंथ बहुईश्वरवाद है। एकस्वरवाद कहने का मतलब कि उस धर्म विशेष में, उस पंथ विशेष में क्या है, केवल एक ही अवधारणा मानी जाती है, अर्थात सभी का स्रोत क्या है, केवल एक ही है। किसी केवल में बहुवाद में स्रोत क्या है, बहुत बहुत लोगों से स्रोत हुआ है, जन्म बहुत लोगों से, बहुवाद उसको कहा जाता है। तो एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट कौन कौन देता है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना। ये सब प्रश्न आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में पूछा जाता है। जैसे ईसाई एकेश्वरवाद बोलता है, इस्लाम एकेश्वरवाद बोलता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ईसाई के संदर्भ में क्या है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह ने इसकी नींव रखी थी, तो व्यक्ति विशेष द्वारा प्रारंभ किया गया पंथ था एकेश्वरवाद, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष ने इसका रखा था ना। इसको भले हम लोग उसको दर्जा अलग दे देते, अलग तरीके से देते, और यहाँ पर आप एस्पिरेंट के तौर पर सीखना। अब इसमें भावनाओं में नहीं बह जाना आप लोगों को। यहाँ पर ये पहले आया, वो बाद में आया, यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको राजनीति यह नहीं करनी, आपको जानकारी हासिल करनी है। ऐसे ही इस्लाम में एकेश्वरवाद जो है, जो आया लगभग 1400 साल पहले आया। अरब आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब ने इसकी नींव रखी थी। इन्हें आखिरी नबी कहा गया था, और 570 ईस्वी में मक्का इनका जन्म हुआ था, और 1613 ईस्वी में आसपास उन्होंने अपना उपदेश देना प्रारंभ किया। ऐसे ही इस्लाम का प्रारंभ धीरे धीरे अन्य देशों में हुआ। इस प्रकार से आपको जानकारी। इसी तरह बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानकारी, गौतम बुद्ध के द्वारा पनपा यह आंदोलन था, जो पूर्व के सनातन धर्म में कुछ कुरीतियाँ था, उससे कहीं बाहर निकल आने, अर्थात कहने का मतलब कठिन जो संरचना थी उसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया, बौद्ध धर्म को उनकी एक नींव रखी गई, जहाँ पर मध्यम मार्ग इम्पोर्टेंट मार्ग के तौर पर विकसित हुआ। और ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। पूर्ण जन्म, मोक्ष जैसी अवधारणा सनातन की ही भांति है। यहाँ कर्म, पूर्ण जन्म और मोक्ष की बात जो की गई है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। इसी तरह जैन धर्म में आप देखते होंगे, इसमें भी अत्यस्य, अपरिग्रह, अहिंसा मूल सिद्धांत को ही केंद्र में रखा गया है। जो आपको तीन कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इसके काल में क्या है, कुछ मतभेद हुए थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ताकि एग्जाम में इसका इम्प्लीमेंट कर सके। और प्रश्न देखिए, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर होता है हर एग्जाम में आपको, तो थोड़ा सा देख लेना है। आज के आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अस्थायी अध्यापकों का अनावश्यक चलन चल रहा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा दूर रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आत्मनिर्भरता में बाधक रेवड़ी संस्कृति। याद होगा क्या कि जब रेवड़ी संस्कृति की चर्चा हो रही थी, रेवड़ी संस्कृति जब चर्चा हो रही थी, मैंने साफ शब्दों में बोला था, क्या बोला था, याद है आप लोगों को? कितने लोगों को याद है? कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि भारत आने वाले समय में उस दौर में गुजरेगा जहां पर लोगों का तुष्टीकरण शुरू हो जाएगा। अभी जात पात का हो रहा है ना, जात पात का तुष्टीकरण हो रहा है राजनीति।
अब कुछ समय बाद लोगों का तुष्टीकरण का दौर प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि रेवड़ी संस्कृति क्या, लोगों से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो जब तक मान लीजिए हम इसका तुष्टीकरण नहीं करेंगे, वर्ग तुष्टीकरण नहीं करेंगे, तब तक है ना क्या करते हैं, ये सब उद्देश्य प्राप्ति नहीं होगा। सोच के देखिएगा, देश में क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 साल बढ़ाकर लगभग, इसका अर्थ है कि लगभग 81.35 लाख करोड़ लोग हैं, 1 साल मुफ्त अनाज दिया जाएगा, बढ़ा दिया गया। यह योजना हर महीने प्रति व्यक्ति को 5 किलो का राशन मुफ्त देता है। इस योजना के लिए कोरोना काल में अप्रैल 2020 में 8 महीने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद था देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इस योजना के नवंबर 2020 में समाप्त होनी थी, लेकिन कोविड के प्रभाव को देखते हुए इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया, फिर 2023 कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अब लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका इस 7 चरणों के आपको अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना में। तो इसके 2-3 डायग्राम आपको याद रखने हैं। क्या डायग्राम रखने हैं याद, कि इसमें देखिए बात यहाँ समझने वाली बात है, क्या यह पूर्णतः जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, इसके पॉजिटिव पॉइंट है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपको ये जानकारी रखनी है। पॉजिटिव पॉइंट तो आपको सभी पता है, पहले बताई जा चुकी है। नेगेटिव पॉइंट में याद रखना है, लगातार इस प्रकार के बढ़ते दबाव, अतिरिक्त दबाव से क्या होता है, राजकोषीय घाटा पर प्रभाव पड़ता है, जो और भी अन्य सेक्टर है, अन्य पार्ट इस पर वित्तीय आवंटन होना है, वो पूर्ति नहीं हो सकता। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा पर कटौती होगी, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर कटौती होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मुफ्त में इससे एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम इसका पूर्ति कर रहे हैं। देखिए पॉजिटिव पॉइंट में बहुत सी बातें आप लोग बताई गई है, क्यों जरूरी है, गरीबों के लिए क्यों जरूरी है, सभी बातें बताई जा चुकी है पहले भी, जब हम गरीब कल्याण योजना पर कवर कर रहे थे उस समय। पर ध्यान यहाँ रखना ये है कि इसके वर्तमान स्वरूप को समझना है। क्यों कि 2023-24 में आपको चुनाव होने हैं, 24 में चुनाव होने, उससे पहले तक इसे जारी रखना किसी मंशा को स्पष्ट करता है। इसी बात इनके द्वारा की गई है, और कहीं ना कहीं काफी हद तक यह सही भी लगता है कि अब कोविड का दौर समाप्त हो गया। देखिए हमारे देश में शुरुआती दौर से 1947 से अगर बात किया जाए, तब से गरीबों का हम क्या करते हैं, गरीबों को है ना अनुदान के रूप में ये सब चीजें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यह एक वोट बैंकिंग का जरिया भी बन जाता है बाद में। तो हमको ध्यान यह रखना है क्या, कि हम कौशल विकास की बात करें। मान लीजिए गरीब है, उसकी शिक्षा की बात करें, उसके स्वास्थ्य की बात करें, उसको बेहतर इंसान बनाने की बात करें। अब मान लीजिए हम 5-5 किलो का योगदान हम दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं। एक सर्टेन टाइम, चलिए कोविड का दौर था, विपत्तियां थी, समझा जा सकता है, उस दौर में सरकार अपने अनुसार ये सब चीजें कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसे लगातार जारी रखना, उसके लिए क्या करना, उसके लिए राजनीतिक रूप से अवसरों का लाभ लेना, ये भी कहीं ना कहीं आपको रेवड़ी संस्कृति का बोधक बनता है। ये इनके द्वारा किया जा रहा है, और ये बहुत काफी हद तक सही भी है। इसका आकलन अगर किया जाएगा तो इस स्पर्श से भी देखा जा सकता है। अब इसके साथ देखिए, इसी दौर में बहुत से राज्यों में बहुत सी योजनाएं चल रही है, जैसे 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और 24 में क्या है, लोकसभा चुनाव देखते हुए जो वर्तमान सरकार है, मुफ्त राशन योजना बढ़ाने का फैसला किया है। ये कोई स्पष्ट रूप से छिपा हुआ नहीं है। उसी तरीके देश में देखिए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश में सिर्फ 20 करोड़ लोगों को ही गरीबी रेखा के नीचे, तो फिर 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने का आखिरी मकसद देश में क्या है, ये भी क्या है, इसका प्रश्न चिन्ह कोई नहीं संस्था इस पर उठाती है। बीपीएल परिवार 20 करोड़ के आसपास है ना, तो हम गरीब बीपीएल से नीचे वाले को देंगे ना, पर टोटल हम कितना दे रहे हैं, 81.35 करोड़ लोगों को। तो इसके लिए मंशा क्या है, ये भी आपको स्पष्ट करने की जरूरत है। उसके बाद इसका ताकत जो है, इस पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ के कारण जो स्वास्थ्य शिक्षा है, बजट की कटौती की जाए, देखते होंगे इस बार बजट में कटौती भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसमें दो राय नहीं है कि इसमें वोट बैंक के लिए राजनीति करने वाले गरीबों को भूख तो हमेशा एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पंजाब में देखिए दाल आटा योजना चल रहा है। केरल में आपको निराश्रित लोगों के लिए मुफ्त चावल दिया जा रहा है। कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में 1 रुपये के बदले क्या दिया जा रहा है, आपको चावल दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार में अपने लोगों के लिए भूख से न सोने के लिए संकल्प लिया गया है। तमिलनाडु में 20 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही वितरण प्रणाली चल रही है। कुछ पार्टियां तो ऐसे हद तक बढ़ जाती है, जो रेवड़ी संस्कृति है, क्या करती है, मुफ्त लैपटॉप देती है, साड़ी देती है, प्रेशर कुकर देती है, टीवी देती है, वॉशिंग मशीन, मुफ्त स्कूटी देता है, कोई स्मार्टफोन देता है। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें आपको समझने की जरूरत है। क्या
कि वास्तविक धारक कौन है इस योजना का, इसको जब तक स्पष्ट नहीं कीजिएगा तब तक समस्या ऐसे ही होगी। दूसरा, जो मुफ्त देने का संस्कृति है वो किस सीमा तक होगी, ये भी हमको डिसाइड करने की जरूरत है। हाल ही में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में सब मामले गए थे, जहाँ पर मैंने अपना न्यूज एनालिसिस किया था, जहाँ पर स्पष्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट की मुफ्त की रेवड़ी कौन है, क्या है। क्या सरकार इस प्रकार की योजनाएं लाती है तो क्या वो मुफ्त रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आएगा, या राज्य सरकार जो योजनाएं लाती है केवल वही रेवड़ी की संस्कृति होगी, इसे कौन स्पष्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो विचाराधीन है, तो लोग वेट करेंगे उस निर्णय का आने का। तो फिलहाल यहाँ आप लोग को जानकारी इतनी ही चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, विशेष रूप से और कुछ नहीं है। फिर कल हम लोग मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ। जो भी की नोट्स होगा अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।